हेलो दोस्तों, ए प्लस अकेडमी में फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं धीरज वैष्णव। और आज आपके लिए लेकर आया हूं अपवर्तन का जो बचा हुआ पार्ट है यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में आज कुछ जानते हैं। यानी ये जो अक्सर ऐसा टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लगभग जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड आते हैं। यानी कि इसके कुछ हीरे का चमकना, प्रकाशीय तंतु या किसी वस्तु का, पानी में रखी हुई वस्तु का चमकना, ये सारे जो उदाहरण हैं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। तो एक बार जो हम इसे हैं कंसेप्ट से समझते हैं, इससे क्या होगा कि आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। हमने एक कंसेप्ट पहले ही सीखा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। सेम कंसेप्ट यहाँ लगने वाला है। और ये कंसेप्ट अगर आपको याद है तो ये आपके लिए टॉपिक जो है बड़ा इजी रहने वाला है। यानी इसके अंदर हम जो है 3 कंडीशन अलग अलग लेते हैं। पहली कंडीशन जिसके अंदर यहाँ पर एक सघन माध्यम होगा और सघन और विरल जो माध्यम है इसके बीच में एक हम अभिलंब मान लेते हैं। और सघन से, यदि सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो हमें पता है, अपवर्तन हमने पढ़ा था, हमें पता है कि जब सघन से विरल में जाती है तो इस अभिलंब की ओर सीधी नहीं जाके बल्कि ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो पहली कंडीशन ये हो गई। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ पर जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण का मान अगर बढ़ा दूँ, आपतन कोण का मान अगर मैं बढ़ा दूँ तो ये, यानी कि ये अपवर्तित यानी अपवर्तन जो कोण है आपका, ये वाला कोण भी बढ़ जाएगा। तो सेकंड कंडीशन हम देखते हैं इसमें कि जब यहाँ पे वापस सघन माध्यम रहने वाला है, सघन का मतलब कांच या पानी हो सकता है, या विरल माध्यम आप हवा मान सकते हैं। यानी यहाँ पे जो है 90 डिग्री, यानी कि दोनों माध्यम को अलग यानी पृथक करने वाले पृष्ठ से लंबवत यानी 90 डिग्री पे हम अभिलंब लेते हैं। तो इसके अंदर जब आपतन कोण का मान अगर हम बढ़ाते हैं तो ऐसा आपतन कोण का मान जब अपवर्तित किरण जो है दोनों पृष्ठ को अलग करने वाले यानी दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के समांतर चली जाती है तो ये आपतन जो कोण होता है ये क्रांतिक कोण कहलाता है। अगर कोई अच्छा खासा क्वेश्चन आए अगर इस टॉपिक से तो ये आपके क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे थोड़ा आप ध्यान रखें। तीसरी जो इसमें है मेन, जहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो तीसरा कंसेप्ट आप समझें कि सेम यहाँ पर ही वापस सघन माध्यम लेना है हमें और ये विरल माध्यम है। आप खुद सोचें, जिस प्रकार से यहाँ पे आपतन कोण का मान हमने बढ़ाया था तो ये यहाँ पर अपवर्तित यानी कि अपवर्तित कोण का मान भी बढ़ गया था। तो ये क्रांतिक कोण जिसके ऊपर जो है दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के समांतर यानी अपवर्तित किरण यहाँ से गुजर गई। और अगर क्रांतिक कोण से अगर मान आपतन कोण का ज़्यादा हो तो क्या होगा, यानी कि अगर क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान ज़्यादा है तो ये किरण जो है वापस इसी माध्यम में आ जाएगी। बिल्कुल, तो ये परावर्तन की तरह ही कंसेप्ट हो गया, इसीलिए इसका जो नाम दिया गया है परावर्तन दिया गया है। तो ये जो है मेनली कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है कि यानी अगर आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अगर अधिक है तो प्रकाश की किरण जो वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड जो है हम क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी पहला जो है इसमें हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, देखिए इस पे हीरे का चमकना कैसे है। मान लो कि ये हीरा है, इसके अंदर अगर सूर्य का प्रकाश गया यानी कि किरण गई तो इस माध्यम से जब ये टकराएगा तो ये यानी कि क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण पे टकराता है तो उसी माध्यम में यानी इस हीरे में ही वापस किरण लौट के आ जाएगी। फिर ये आपतन कोण से ज़्यादा पे इस वाली सतह पे टकरा रहा है, फिर से जो है ये अंदर ही अंदर ऐसे घूमेगा, इसीलिए जो हमें हीरा जो है चमकता हुआ दिखाई देता है। दूसरा इसके अंदर उदाहरण आता है प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु, देखिए प्रकाशीय तंतु होता है यानी कि इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अगर ऑप्टिकल फाइबर की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से होती है। अब इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो है यहाँ पर ये जो तरंग है यानी सूचना है, सूचना को तरंग के माध्यम से भेजते हैं और इस तरंग का जो आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से अधिक होता है। जब क्रांतिक कोण से अधिक है तो इसी माध्यम में वापस लौट के आएगी। यहाँ भी इसका जो है क्रांतिक कोण अधिक होगा, क्रांतिक कोण से आपतन कोण अधिक होगा, फिर से लौट करके ए से इसी माध्यम में चलती रहेगी। तो सूचना जो है, सूचनाओं का स्थानांतरण जो है यानी कि प्रकाशीय तंतु द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के द्वारा किया जाता है। इसके बाद तीसरा है पानी में रखी वस्तु का चमकना। पानी में रखी वस्तु का चमकना,
देखिए पानी में रखी हुई वस्तु में जो होता है उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो इसीलिए वो भी क्या है, चमकती रहती है। इसी प्रकार से है चौथी घटना है मरीचिका। मरीचिका यानी कि गर्मी के टाइम पे जो हमें रोड पे या रेगिस्तान में जो ऐसे दूर से पानी दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में पानी वहाँ पे नहीं होता है। तो ये घटना जो होती है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस्ड है। अब इसको समझते हैं, जैसे कि अगर ये रेगिस्तान है या कोई सड़क है, जब गर्मी के टाइम पे यानी कि सड़क या रेगिस्तान के पास वाली जो या हवा है ये गर्म हो जाती है, और इससे जो दूर यानी ऊपर की ओर जो हवा होगी इसकी तुलना में ठंडी होगी। जब प्रकाश की किरण जब नीचे आती है तो ये अलग अलग माध्यम से गुजरती है, यानी ठंडा, गर्म और गर्म तो अलग अलग माध्यम से आते हैं, इसका आपतन कोण जो है बढ़ता जाता है। और जब एक टाइम ऐसा आएगा आपतन कोण का मान जो है इस क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, और अधिक होने पर जो ये वापस सूर्य की जो प्रकाश की किरण है ये वापस इसी दिशा में यानी उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस प्रकार से जो हमें है यहाँ पर जो है इसकी छाया या कुछ पेड़ की छाया से दिखाई देती है, जिससे हमें लगता है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो ये रहा मरीचिका का उदाहरण। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन समझ में आया होगा। ये टॉपिक बड़ा सिंपल है, तो इसको जो उदाहरण अगर याद रख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट वाइज याद रखें, जिससे आपको लंबे समय तक ये याद रहे। इसके बाद चलते हैं हम अगला जो हमारी घटना है वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब होना है बिखरना यानी अलग अलग होना, विक्षेपण यानी झुकाव। किस तरह से होता है अभी हम देखते हैं आगे। तो वर्ण विक्षेपण के अंदर जो है इसके अंदर एक प्रिज्म लेंगे हम, और प्रिज्म में जो है हम एक प्रकाश की किरण को गुजारेंगे, और जब प्रिज्म में से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में जो अलग अलग विभाजित हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। यही जो घटना होती है वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो वर्ण विक्षेपण में वर्ण से याद रखें कि वर्ण का मतलब रंग होता है। तो अगली जो हमारी घटना है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में हमने प्रिज्म लिया, कांच का एक प्रिज्म लेते हैं, और इस प्रिज्म से जब हम प्रकाश की किरण को ऐसे भेजते हैं तो ये प्रकाश की किरण देखिए, अब इसके अंदर मूर्ति कैसे है, अपवर्तन की घटना ही लगेगी। हवा जो है एक सघन माध्यम है और कांच जो है एक हवा की तुलना में एक यहाँ पे सघन माध्यम है और हवा जो है विरल माध्यम है। तो यहाँ पे जो है हम 90 डिग्री पे एक अभिलंब लेते हैं, और अभिलंब जब लेंगे तो हमें पता है कि ये जब सघन माध्यम में किरण जाती प्रकाश की तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब की ओर ना सीधा नहीं जाएगी बल्कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती है और ये अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाती है इस प्रकार से। और यहाँ पर भी फिर से देखिए सघन से अब कहाँ जा रही है, वापस विरल माध्यम में जा रही है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो सभी यहाँ पे जो किरणें अलग अलग रंगों की, इनके लिए यहाँ पे अभिलंब होगा, और इस अभिलंब से जो है यहाँ पर यानी कि इसकी तरफ पास में जाके दूर जाएगी। तो दूर जाएगी मतलब ऐसे नीचे की ओर दूर आ जाएगी। तो ये जो टोटल जो घटना है ये हमारी वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो इसमें टोटल जो होते हैं 7 कलर होते हैं। तो आप 7 कलर को ऐसे याद रख सकते हैं। ROYGBIV, है ना, 3 फॉर्म में अलग अलग याद रख सकते हैं, ROY GBIV। ठीक है। अब R यानी कि यहाँ पे जो है लाल कलर होगा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और जामुनी और बैंगनी, ये अलग अलग कलर हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो हमें सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है कि इसके अंदर जो है लाल रंग जो है सबसे कम विक्षेपित हो रहा है, यानी कि सबसे कम उड़ रहा है। लाल रंग जो है सबसे कम उड़ रहा है, यानी लाल रंग का झुकाव सबसे कम हो रहा है, और सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, बैंगनी का। और एक इसमें कंसेप्ट याद रखें कि तरंग दैर्ध्य जो होती है, तरंग दैर्ध्य लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है, और तरंग दैर्ध्य जो होती है बैंगनी कलर की वह सबसे कम होती है। इसीलिए जो है गाड़ियों में जो लाल लाइट यानी ब्रेक के पीछे जो लाल कांच लगाया जाता है वो इसी कारण लगाया जाता है कि ताकि वो जो है लंबे समय तक यानी लंबी दूरी तक हमें दिखाई दे। यानी अब तरंग दैर्ध्य जो है आपके लिए कंसेप्ट नया हो सकता है, यानी कि किरण, सूर्य की प्रकाश किरण कुछ ऐसे जाती है, तो जब इसका रिपीटेशन होता है यानी एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अगर यहाँ तक देखोगे तो एक चक्कर लग रहा है, यहाँ से जो है वापस से सेम टू सेम यहाँ से आ जाती है। तो ये जो पूरी ये जो कहलाती है ये वाला क्षेत्र, ये इसका जो होता है लैम्डा से लिखते हैं इसको, यानी ये होता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य।
अब तरंग दैर्ध्य जो लाल रंग की जो है सबसे ज़्यादा होती है, यानी इसकी तरंग दैर्ध्य होती है कुछ मान लीजिए इस प्रकार से, सबसे ज़्यादा होती है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूरी तक जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार से इसमें अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो इसकी ऊर्जा जो है कम होती है, और बैंगनी कलर की जो तरंग दैर्ध्य अगर कम है तो ऊर्जा जो है इससे अधिक होती है इसकी। तो यानी ये दोनों जो है ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि जब एक कोई चीज़ घटती है तो दूसरी बढ़ती है, यानी कि इसमें जो है बैंगनी कलर में तरंग दैर्ध्य घट रही है तो ऊर्जा बढ़ रही है, और लाल कलर के अंदर तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है तो ऊर्जा कम हो रही है, घट रही है। तो ये जो एक घटता है एक बढ़ता है, तो ये जो कहलाता है ये व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। और कभी कभार आप पढ़ते होंगे समानुपाती, यानी समानुपाती का मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो ये कहलाता है समानुपाती। तो इसमें जो है दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसके अंदर जो आपके उदाहरण आता है, बेसिकली उदाहरण हम समझते हैं, उदाहरण है ना, गाड़ियों के ब्रेक लाइट लाल रंग की होना। अब लाल रंग की है, इसका मतलब क्या है, उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो क्या है, वो ज़्यादा दूरी तक जाएगी, तो कोहरे के अंदर भी जो हमें दिखाई देती है। एक होता है सिग्नल का लाल होना, यानी कि किसी रुकने के लिए, हम देखते हैं सड़क पर रुकने के लिए सिग्नल जो होता है लाल कलर में जो है लाइट उसकी ग्लो होती है, यानी लाल कलर में दिखती है हमें। इसका मतलब है कि अगर आप दूर से आ रहे हैं और वहाँ पर अगर कोहरा है उस जगह पे तो भी आपको जो लाल कलर दिख जाएगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा वर्ण विक्षेपण। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकीर्णन, यानी कि जब प्रकाश की किरण अंतरिक्ष से जब वायुमंडल में आती है तो वायुमंडल में छोटे छोटे कणों से ये टकरा करके बिखर जाती है। यह घटना जो होती है ये वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो आइए समझते हैं वर्ण विक्षेपण को। वर्ण विक्षेपण बड़ा इजी टॉपिक है ये भी। तो ये जो मैं डेफिनेशन जिस तरीके से बता रहा हूँ, अगर आप इसे ऐसे याद रखेंगे तो आपको जो इसके उदाहरण है लंबे समय तक याद रहेंगे, वरना जो आप है कंफ्यूज ही रहोगे कि किसमें क्या था, पढ़ा तो था लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से समझे, है ना। दैनिक जीवन में जो काम आ रही चीज़ें उसे रिवाइज करते रहे, इसी तरीके से पढ़ते रहे, ताकि क्या है आपको रिवीजन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आगे चलते हैं हम। हमारे नेक्स्ट जो घटना है वो है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब है, मैंने अभी बताया कि सूर्य है और सूर्य से जो किरणें आ रही हैं ये हमारे वायुमंडल में आ रही हैं, और वायुमंडल में जो कण होते हैं इन कण से जो ये टकराएगी जब सूर्य की किरणें, अब ये टकराएगी तो ये क्या होती है, बिखर जाती है। तो ये सूर्य की किरणें जो बिखर जाती है, बिखरना ही जो है यहाँ पे प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकीर्णन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण अंतरिक्ष से होते हुए हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकरा करके यह बिखर जाती है, चारों ओर फैल जाती है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। इसके बाद इसके जो उदाहरण हैं, अब उदाहरण देखिए। उदाहरण है आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना। अब आकाश नीला क्यों दिखता है? अब मैंने तुम्हें बताया था, जस्ट वर्ण विक्षेपण के अंदर बताया था कि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, यानी लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो ऊर्जा उसकी जो है कम होगी, और बैंगनी कलर की तरंग दैर्ध्य अगर कम है तो ऊर्जा उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इसी प्रकार आप खुद सोचिए, यानी कि जब यहाँ से प्रकाश बिखर रहा है तो ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, यानी बैंगनी कलर की। यानी हमने पढ़ा था, ये अलग अलग कलर लिखाए थे मैंने, इन कलर में से जो है ये जो कलर होते हैं, इन कलर में जो ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, जैसे जैसे आप जाओगे तो तरंग दैर्ध्य इसमें बढ़ेगी और ऊर्जा जो कम होएगी, और नीचे की ओर जाओगे तरंग दैर्ध्य कम होती जाएगी और ऊर्जा जो है बढ़ती जाएगी। तो इसी प्रकार से जो ये कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी ये कलर जो है, सारे कलर नीचे वाले जिसमें ऊर्जा ज़्यादा है मिलकर के जो कलर बनाते हैं वो नीला कलर होता है। इसीलिए जो आसमान जो हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है। और इसके अंदर जो है अगला हमारा एक और उदाहरण है इसके अंदर, कि जब सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें सूर्य का लाल दिखाई देना। अब सूर्य लाल कैसे दिखता है, यानी अगर ये हमारी पृथ्वी है तो सुबह और शाम, यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है सूर्य हमसे काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होता है।
और जब ये काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होता है तो जो किरणें आएगी, अब आप खुद सोचिए कि सबसे ज़्यादा किरण आपके पास कौन सी आ पाएगी। मैंने बताया था जो जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है वो ही जो है ज़्यादा आगे लॉन्ग डिस्टेंस तक जा पाती है, ज़्यादा दूरी तय कर पाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो निकलेगी किरण यानी कि तरंग दैर्ध्य जो है सबसे ज़्यादा वो लाल रंग की होगी। इसीलिए जो सूर्य जो है, सूर्य से किरणें जो आती है हमें वो दिखाई देती है, वो लाल रंग की होती है। यानी कि सूर्य जो है वो हमें लाल दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। और हाँ, वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें। और इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लाइक नहीं कर सकते तो प्लीज़ डिसलाइक ना करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये दूसरे बच्चों के जो वाकई पढ़ना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लेंस की बात करेंगे, उससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण हम उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।